हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने वेक्टर एडिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखे थे। ठीक है, वेक्टर एडिशन से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, वो आपको याद होने चाहिए। ओके, पता होना चाहिए। ठीक है, सो वो इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, देखिए। फर्स्ट इज दैट द मिनिमम नंबर ऑफ equal magnitude vectors. Okay, equal magnitude vectors to have zero resultant. Okay, देखिए, the minimum number of equal magnitude vectors to have zero resultant, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए। आंसर विल बी 2। मतलब अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर है तो रिजल्टेंट जीरो आने के लिए कितने मिनिमम वेक्टर्स चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। मतलब दो वेक्टर्स है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो क्या आता है, रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। दो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है ना, सो दैट इज द आंसर। देखिए, समझ में आया क्या? द मिनिमम नंबर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स टू मेक रिजल्टेंट जीरो आर minimum number of equal magnitude vectors to have zero resultant is equal to 2। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट देखिए। the minimum number of अभी क्या लेंगे, अनइक्वल मैग्नीट्यूड वेक्टर्स ले लेंगे। अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड कोप्लेनर्स वेक्टर ले लेंगे। कोप्लेनर, ओके, कोप्लेनर वेक्टर्स to have resultant जीरो। अभी देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसमें क्या बताया इस नोट में, द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड। अभी जो वेक्टर्स है वो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के है। अगर दो वेक्टर्स है और अनइक्वल मैग्नीट्यूड के है तो उनका रिजल्टेंट जीरो आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, क्योंकि देखिए सेम डायरेक्शन में है तो उनका एडिशन ही होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो ही उनका सब्ट्रैक्शन हो सकता है वेक्टर का। एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में हमने लगाया तो क्या हो जाएगा, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को मिनिमाइज करने का प्रयत्न करेगा। लेकिन अनइक्वल वेक्टर्स है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स अगर है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट जीरो नहीं आ सकता। एग्जांपल देख सकते हैं हम। सपोज यहाँ पे एक बॉडी है और मैंने इस लेफ्ट डायरेक्शन से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और राइट डायरेक्शन से 8 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये कैंसिल आउट करेंगे क्या? नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल थिंग। ठीक है, तो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के अगर वेक्टर्स है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कोप्लेनर अगर वेक्टर, कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में होने चाहिए। ओके, सेम प्लेन में अगर वेक्टर्स है अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो मिनिमम कितने वेक्टर्स चाहिए? आंसर विल बी 3 वेक्टर्स। सो 3 के नीचे नंबर आ ही नहीं सकता है। ओके, सो मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड कोप्लेनर वेक्टर्स to have resultant will be 3। okay, that is very important note। after that next देखिए, the minimum number of unequal, okay, unequal magnitude and non-coplanar vectors to
make resultant और have resultant 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए इट विल हैव आंसर, दैट इज आंसर विल बी 4, ठीक है। मतलब अभी देखिए थ्री वेक्टर्स है, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन डिफरेंट प्लेन्स में है, तो रिजल्टेंट 0 कभी भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको। सपोज दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, ठीक है, उसके एंड पॉइंट से मैंने सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया, ये दोनों अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं सपोज, ठीक है। तो जीरो रिजल्टेंट आने के लिए क्या होना चाहिए, आपको पता है जीरो रिजल्टेंट आने के लिए क्या होना चाहिए, वो क्लोज्ड लूप फॉर्म होना चाहिए। मतलब तीसरे वेक्टर का एंड पॉइंट, तीसरे वेक्टर का जो एंड पॉइंट है, तो फर्स्ट वेक्टर के क्या किधर आना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना चाहिए, तभी रिजल्टेंट 0 आ सकता है। करेक्ट है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर रिजल्टेंट 0 आना है तो यहाँ पे क्लोज्ड पॉलीगॉन हमें मिलना चाहिए। क्लोज्ड पॉलीगॉन अगर मिलता है, अगर नंबर ऑफ वेक्टर हम वन आफ्टर अनदर ड्रॉ करते हैं और क्लोज्ड पॉलीगॉन मिलता है हमें, तो क्या बोलते हैं हम, रिजल्टेंट इज 0। करेक्ट है ना, रिजल्टेंट 0 कब मिलता है, इफ वी गेट अ क्लोज्ड पॉलीगॉन। अभी देखिए ये यहाँ पे दो वेक्टर आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज ओके, तो दिस इज ए बार है, उसके एंड पॉइंट से मैंने सेकंड वेक्टर ड्रॉ किया, बी बार है। अभी कोप्लेनर वेक्टर है, मतलब एक ही प्लेन में तीन वेक्टर है, तो उनका रिजल्टेंट 0 आ सकता है, क्योंकि तीसरा वेक्टर अगर इस तरह से है सी बार, तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम देखिए, अभी ए बार के एंड पॉइंट से बी बार ड्रॉ किया है, बी बार के एंड पॉइंट से सी बार ड्रॉ किया है, और यहाँ पे क्लोज्ड डायग्राम, क्लोज्ड पॉलीगॉन तैयार हुआ है, तो यहाँ पे 0 रिजल्टेंट आ रहा है। लेकिन अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर से तो क्या हो जाएगा, देखिए नॉन कोप्लेनर, ए बार और बी बार हो गया, ठीक है, ए बार बी बार सपोज एक ही प्लेन में है। अभी सी बार तीसरा वेक्टर जो है वो कौन से डायरेक्शन में है, सपोज ऐसा आउटवर्ड है, बैकवर्ड के प्लेन में नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, आउटवर्ड है, तो वो कभी भी ए के इनिशियल पॉइंट पर नहीं जा सकता। करेक्ट है ना, यहाँ पे अगर तीसरा वेक्टर है तो इस डायरेक्शन में सपोज है, थोड़ा सा आउटवर्ड है, तो ए के इनिशियल पॉइंट में नहीं जा सकता, मतलब क्लोज्ड डायग्राम कभी भी नहीं फॉर्म होगा। तीन वेक्टर है तो उसके लिए और एक वेक्टर चाहिए, मतलब तीसरा वेक्टर यहां से इतना है, तो फोर्थ वेक्टर और एक चाहिए। ओके, तो फोर्थ वेक्टर ड्रॉ करने के बाद ही क्या हो सकता है, क्लोज्ड पॉलीगॉन तैयार हो सकता है और रिजल्टेंट 0 आ सकता है, ठीक है। सो इस दैट इज द मीनिंग, द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स टू हैव 0 रिजल्टेंट विल बी 4। तो यहाँ पे ये तीन चीजें, तीन नोट्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के दो, इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर वेक्टर्स है तो रिजल्टेंट 0 आने के लिए कितने चाहिए, मिनिमम 2 है तो चलता है, मिनिमम 2 वेक्टर से हमें 0 रिजल्टेंट मिल सकता है। अभी अनइक्वल मैग्नीट्यूड के अगर वेक्टर्स है और कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो मिनिमम कितने चाहिए 0 रिजल्टेंट आने के लिए, मिनिमम 3 चाहिए। ओके, 4 है तो चलता है, 5 है तो चलता है, 6 है तो चलता है, लेकिन मिनिमम 3 से नीचे नहीं आ सकता। मतलब इनइक्वल अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं और दो ही वेक्टर है, तो 0 रिजल्टेंट कभी आ सकता है, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। मतलब अनइक्वल मैग्नीट्यूड के कितने फोर्सेस चाहिए टू हैव रिजल्टेंट 0, मिनिमम वेक्टर्स कितने चाहिए, 3 वेक्टर्स चाहिए ही चाहिए हमें। ओके, कोप्लेनर कंडीशन है तो। और अभी नॉन कोप्लेनर कंडीशन है, नॉन कोप्लेनर मतलब मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स टू हैव 0 रिजल्टेंट, उसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 4, ठीक है। तो यहाँ पे याद में रखिए, मिनिमम sometimes to have 0 resultant minimum 2 vectors are required, sometimes 3 vector minimum required, and sometimes minimum 4 vectors are required to have 0 resultant। okay, समझ में आ रहा है क्या, देखिए once again देखिए, minimum number of equal magnitude vectors to have 0 resultant will be 2। after that minimum number of unequal magnitude and coplanar vectors to have 0 resultant will be 3, and minimum number of unequal magnitude and non-coplanar vectors to have 0 resultant या फिर resultant 0 will be equal to 4। okay,
तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो मिनिमम मतलब जीरो रिजल्टेंट चाहिए, अगर हमें चाहिए जीरो रिजल्टेंट चाहिए तो मिनिमम वेक्टर्स कितने लग सकते हैं, आइदर 2 लग सकते हैं या फिर 3 लग सकते हैं या फिर 4 लग सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन दी कंडीशंस। ओके, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के है तो 2 चाहिए, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के है तो 3 चाहिए, और अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड नॉन कोप्लेनर है तो 4 चाहिए। 4 के नीचे रिजल्टेंट 0 नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। सो दीज आर द 3 वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए, क्वेश्चन इज लाइक दिस, देयर आर 3 vectors, okay, there are 3 vectors a bar, b bar and c bar as shown in figure, okay। यहाँ पे देखिए एक हमें डायग्राम दिया गया है और उसमें क्या है, 3 वेक्टर a बार, b बार एंड c बार है। तो बेस्ड ऑन दिस डायग्राम व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो डायग्राम देखिए कि कैसा डायग्राम है। डायग्राम इज लाइक दिस इज a बार, ओके, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर दैट इज a बार। उसके बाद दिस इज द सेकंड वेक्टर दैट इज b बार, ओके, एंड suppose this is c bar, this is c bar। so these are the 3 vectors, a bar, this is b bar and the middle one is c bar, and this is the midpoint of, suppose this is side xy, okay, so suppose this is side xy and this is point z, और यहाँ पे क्या दिया है, z is the midpoint of x and y, okay, यहाँ पे क्या है, z is midpoint, z क्या है, midpoint है ऑफ एक्स वाई, ऐसा दिया है। तो ए, बी और सी या इन तीनों में कौन सा रिलेशन करेक्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन विदाउट एनी ऑप्शन आल्सो वी कैन फाइंड आउट आंसर ऑफ दिस, ओके। ए बार, बी बार और सी बार, ये तीनों में क्या रिलेशन रहेगा। वंस अगेन क्वेश्चन देखिए, देयर आर 3 वेक्टर ए बार, बी बार एंड सी बार एज शोन इन फिगर, और यहाँ पे जो साइड एक्स वाई है, एक्स वाई का जेड क्या है, मिड पॉइंट है। तो ए बार, बी बार और सी बार, ये तीनों में क्या रिलेशन रहेगा, ओके। अब ये किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे सेंटेंस थोड़ी देर में डिलीट करता हूँ, जेड इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई, ओके। देखिए अभी ए बार और बी बार का मुझे सपोज रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ए बार और बी बार का मुझे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करूंगा, मैं ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा इस तरह से, करेक्ट है ना। आई कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम, लाइक दिस। अभी आपको पता है, सपोज दिस इज ए बार, दिस इज बी बार एंड दिस इज पैरेललोग्राम मेड बाय वेक्टर्स ए बार एंड बी बार। तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या रहेगा, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या रहेगा, रिजल्टेंट इज द डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट। तो ये रिजल्टेंट रहेगा ना। सपोज ये रिजल्टेंट क्या है, आर बार है, आर बार। सपोज ये रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट इज सपोज आर बार है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, ओके, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ क्या हो जाएगा, सी बार, सॉरी आर बार, ठीक है ना। ये डायगोनल जो है वो आर बार है सपोज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम क्या होता है, डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन पॉइंट इज ऑलवेज द रिजल्टेंट रहता है ना। सो आर बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है।
अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ क्या हो जाएगा, दिस डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन पॉइंट ऑफ ए बार एंड बी बार दैट विल बी द रिजल्टेंट रहेगा ना। सो आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार रहेगा। अभी डायग्राम से ही हम सी बार और आर बार का भी रिलेशन निकाल सकते हैं। सी बार और आर बार में क्या रिलेशन रहेगा ये निकाल सकते हैं, करेक्ट है ना। तो यहाँ पे देखिए दिस इज सी बार एंड दिस टोटल डायगोनल इज आर बार, ओके। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे देखिए आर बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी बार रहेगा। मतलब सी बार जो है उसका मैग्नीट्यूड हाफ है और आर बार जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है एज कंपेयर टू सी बार क्या है, डबल है ना। सो आर बार इज इक्वल टू 2 सी बार है। तो देयरफॉर आई कैन राइट लाइक दिस, देयरफॉर 2 सी बार इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए बार प्लस बी बार रहेगा एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। 2 सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। समझ में आ रहा है क्या, देखिए, ओके, आर यू गेटिंग दिस। सो दिस इज द क्वेश्चन। वंस अगेन क्वेश्चन देखिए, डायग्राम इस तरह से दिया है इनिशियली, दैट इज ए बार बी बार एंड सी बार आर द वेक्टर्स एज शोन इन फिगर एंड z इज द मिड पॉइंट ऑफ एक्स वाई, ऐसा बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बार बी बार और सी बार तीनों में रिलेशन क्या रहेगा ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे आइडेंटिफाई किया है हमने, यहाँ से ए बार और बी बार कंसीडरिंग ए बार एंड बी बार हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने का यहाँ पे फायदा क्या है, देखिए पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करने पर हमें ए बार और बी बार का रिजल्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस पैरेललोग्राम ए बार और बी बार का रिजल्टेंट क्या रहेगा, आर बार रहेगा, ओके। डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द कॉमन पॉइंट ऑफ द टू वेक्टर्स इज ऑलवेज रिजल्टेंट ना। सो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ओके। दिस टोटल आर बार फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट, दिस इज आर बार। आर बार इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए बार प्लस बी बार रहेगा, ठीक है। एंड आल्सो फ्रॉम डायग्राम वी कैन आइडेंटिफाई दैट आर बार विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स सी बार, करेक्ट है ना। आर बार विल बी 2 टाइम्स सी बार, क्योंकि जितना जितना मैग्नीट्यूड यहाँ इधर होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इधर भी होगा। सो दिस इज सी बार और यहाँ पे एक सी बार में निकाल सकता हूँ सेम डायरेक्शन में, तो सी बार प्लस सी बार मतलब आर बार रहेगा, ओके। सो आर बार इज इक्वल टू 2 सी बार। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, आर बार को मैंने 2 सी बार से रिप्लेस किया तो क्या हो जाएगा, 2 सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, ओके। सो दिस इज वन important question related to this vector addition, okay। so vector addition से related और भी एक important question है, वो हम अभी देखने जा रहे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक important question है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, r bar is the resultant of two vectors that is p bar and q bar, okay। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए r bar is resultant, okay, r bar is resultant of p bar and q bar, okay। so this is the first information that is given in the question, okay। r bar is the resultant of p bar and q bar, sorry, r bar is resultant of p bar and q bar, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, when magnitude of q bar is doubled, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया देखिए, when magnitude of q bar is doubled, मैग्नीट्यूड ऑफ q बार इज डबल मतलब q का ओनली मैग्नीट्यूड क्या किया है, डबल क्या किया है, डायरेक्शन तो वैसा ही रहेगा, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ q बार इज डबल्ड, न्यू रिजल्टेंट is perpendicular to p bar, okay। new resultant is perpendicular to p bar. r bar is resultant of two vectors p bar and q bar, and when magnitude of q bar is doubled, new resultant मतलब अगर मैंने Q का मैग्नीट्यूड इंक्रीज किया तो रिजल्टेंट अभी चेंज हो जाएगा ना। पहले रिजल्टेंट R बार था लेकिन अभी कोई नया रिजल्टेंट आ जाएगा, तो जो नया रिजल्टेंट फॉर्म होने वाला है
ओके, मतलब P और 2Q बार का। समझ में आ रहा है ना? पहले देखिए रिजल्टेंट किसका है, R बार किसका रिजल्टेंट है, P बार एंड Q बार का रिजल्टेंट है। अभी क्या किया है, वेक्टर Q बार का मैग्नीट्यूड डबल किया है, मतलब वो वेक्टर क्या हो जाएगा, 2Q बार हो जाएगा। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, द न्यू रिजल्टेंट मतलब किसका रिजल्टेंट, P बार एंड 2Q बार का रिजल्टेंट। ओके, P बार एंड 2Q बार का रिजल्टेंट क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर टू P बार आ रहा है। ओके, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन that is Q and R, that is the question. Okay, so relation between हमें फाइंड आउट करना है, relation between क्या फाइंड आउट करना है, that is Q बार या फिर Q and R का रिलेशन निकालना है, मैग्नीट्यूड का होंगे Q and R के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कीजिए और समझ में आता है कि देखिए अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है वो पहले लिखेंगे। ओके, सो गिवन थिंग्स इन द क्वेश्चन, लेट्स राइट फर्स्ट। ओके, देखिए गिवन क्या है, देखिए गिवन पहले क्या बोला है, P बार एंड Q बार have resultant R bar. Okay, so this is the first information given in the question. P bar and Q bar have resultant R bar, and P bar and 2Q bar. ठीक है, बाद में क्या बताया है, फिर the magnitude of Q bar is doubled. P bar and Q bar have रिजल्टेंट सपोज क्या है, X बार है, हमें पता नहीं रिजल्टेंट चेंज होने वाला है क्योंकि P बार वैसे है लेकिन Q बार चेंज हो गया है, Q बार का 2Q बार हो गया है, तो रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा। एंड सपोज P बार एंड 2Q बार का रिजल्टेंट क्या है, X बार है, तो X बार कैसा है, क्वेश्चन में क्या दिया है, न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P बार है, रिजल्टेंट X बार which is perpendicular to P बार है। ठीक है, अब ये सेकंड गिवन जो थिंग्स है, गिवन थिंग जो है उसका मैं यूज करूंगा। अभी देखिए इसका डायग्राम मैंने निकाला, तो डायग्राम किस तरह से आएगा, देखिए ट्रायंगल बाय यूजिंग क्या करूंगा, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ इसका डायग्राम निकाल सकता हूं। ओके, या फिर पैरेललोग्राम यूज करके भी निकाल सकता हूं। देखिए इस तरह से डायग्राम रहेगा, दिस इज सपोज P बार है, P बार, उसके बाद रिजल्टेंट कैसा आना चाहिए, रिजल्टेंट X बार जो है वो P बार को परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब पहले रिजल्टेंट ही निकालता हूं मैं। ओके, रिजल्टेंट, तो यहां पे ये X बार हो जाएगा। ठीक है, और तो 2Q बार कैसे होना चाहिए, 2Q बार विल बी लाइक दिस। ठीक है ना, 2Q बार इस डायरेक्शन में होना चाहिए तभी ये पॉसिबल है, 2Q बार। ओके, देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी सेकंड कंडीशन का मैंने पैरेललोग्राम लॉ ड्रॉ किया है, करेक्ट है ना। देखिए मतलब एक ही पॉइंट से क्या करूंगा मैं, P बार ड्रॉ करूंगा और 2Q बार ड्रॉ करूंगा, एंड डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट इज द रिजल्टेंट ना, तो रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, रिजल्टेंट X बार जो है वो P बार को परपेंडिकुलर होना चाहिए। ध्यान में आ रहा है क्या, देखिए ठीक से इस डायग्राम समझ में आ रहा है क्या, देखिए ठीक है, इन द डायग्राम। ओके, देखिए डायग्राम ठीक से समझ में आ रहा है क्या, अभी दिखाई देता है ना ठीक से। यहाँ पे देखिए जो न्यू रिजल्टेंट X बार जो है वो P बार को परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो पैरेललोग्राम लॉ अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम इस तरह से डायग्राम आ सकता है, P बार एंड 2Q बार का X बार क्या है, P बार एंड 2Q बार का X बार रिजल्टेंट है, तो इस तरह से डायग्राम आ जाएगा, X बार शुड बी परपेंडिकुलर टू P बार। ठीक है, अभी X बार का डायरेक्शन विथ P इतना है 90 डिग्री है, तो अभी
आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन का जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, देखिए आई एम गोइंग टू इरेज दिस नाउ। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर सपोज क्या है यहाँ पे, ए बार बी बार है, ए बार एंड बी बार। जनरल फॉर्मूला पहले लिखता हूँ। ए बार और बी बार का जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा उसका डायरेक्शन किस तरह से रहेगा, इसका डायरेक्शन इस तरह से रहता है ना। सपोज दिस इज ए बार है, यहाँ पे बी बार है, और यहाँ पे सपोज ये रिजल्टेंट है बीच में आर बार। ठीक है, ए बार और बी बार का रिजल्टेंट आर बार है, और यहाँ पे रिजल्टेंट ए बार से सपोज अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, रिजल्टेंट सपोज ए बार से क्या कर रहा है, अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, tan अल्फा इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू b sin theta, okay, where theta is the angle between two vectors, that is a bar and b bar, divided by a plus b cos theta लिखते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट। फिर एक बार मैंने लिखा है, आपको शायद कि कुछ स्टूडेंट को ये फॉर्मूला मगअप नहीं होगा या फिर पता नहीं होगा, इसलिए फिर से मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला है, हमने ये ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, मतलब वन सेकेंड देखिए, यहाँ पे दो वेक्टर ए बार बी बार है और उनका रिजल्टेंट सपोज आर बार है, तो आर बार में ए बार के साथ कितना एंगल किया है उसका फॉर्मूला हमेशा क्या रहता है, इस तरह से फॉर्मूला रहता है, that is tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta। अभी यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा। ओके, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रिजल्टेंट x बार है ना, रिजल्टेंट x बार है। ओके, उसने p के साथ कितना एंगल किया है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, therefore tan 90 लिखूंगा। ओके, tan 90 इज इक्वल टू, ठीक है, tan 90 लिखूंगा। उसके बाद tan 90 इज इक्वल टू b, मतलब कौन सा रहता है, दूसरा वेक्टर रहता है। दूसरा वेक्टर मतलब 2q sin थीटा, 2q sin थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस 2q cos थीटा रहेगा। करेक्ट है ना। सो x बार का जो डायरेक्शन है वो p बार से कितने डिग्री में है, 90 डिग्री में है। तो अकॉर्डिंग टू जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, यहाँ पे tan अल्फा की जगह मुझे tan 90 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा मतलब रिजल्टेंट ने p बार से किया हुआ एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सो tan 90 लिखूंगा। उसके बाद tan 90 इज इक्वल टू क्या लिखता हूँ, अगर p बार से एंगल निकालना है तो न्यूमरेटर को क्या लिखना पड़ता है, a बार से एंगल निकालना है तो न्यूमरेटर को b बार लिखना पड़ता है, b लिखना पड़ता है b। ओके, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2q sin थीटा लिखा है, डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। मतलब a मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे p हो जाएगा, a मतलब p हो जाएगा, एंड b मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा, एंड अल्फा मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, देखिए यहाँ पे रिलेशन लगाइए फिर से। देखिए a बार मतलब यहाँ पे p है, b बार मतलब यहाँ पे 2q है, एंड r बार मतलब x बार है। a और r बार, a बार और r बार में यहाँ पे एंगल अल्फा है, तो यहाँ पे p बार एंड x बार में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। वो मुझे उसका रिलेशन ये मैंने यहाँ पे लिखा है। सो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या रहता है, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा रहता है। ओके, सो tan 90, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, फिर भी ठीक से देखिए। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आपको ध्यान में ही रखना पड़ेगा इस तरह से। सो tan 90, ओके, tan of 90 is equal to 2q sin थीटा, फिर थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या रहेगा, p एंड 2q में एंगल रहेगा वो थीटा, p बार एंड 2q बार में एंगल थीटा रहेगा, 2q sin थीटा अपॉन p प्लस 2q cos थीटा। अभी देखिए tan 90 का वैल्यू कितना रहता है, tan 90 का वैल्यू, tan 90 का वैल्यू रहता है इंफिनिटी। ओके, tan 90 का वैल्यू क्या रहेगा, इट इज इंफिनिटी रहेगा। सो यहाँ पे लिखूंगा इंफिनिटी इज इक्वल टू दैट इज 2q
साइन थीटा डिवाइडेड बाय p प्लस 2q cos थीटा लिखूंगा। ओके, इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। अभी देखिए इन्फिनिटी आंसर कब आता है? इन्फिनिटी आंसर एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 करने पर ही इन्फिनिटी आंसर आ सकता है। ओके, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 करने पर ही इन्फिनिटी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? देयरफॉर p प्लस 2q cos थीटा 2q cos थीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ओके, p प्लस 2q cos थीटा 0 आ गया, मतलब डिनोमिनेटर 0 आ गया, तभी क्या हो सकता है? न्यूमरेटर पे कुछ भी होने दो, अभी कुछ भी रहने दो, मतलब एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 हमेशा इंफिनिटी रहता है। ध्यान में आ रहा है ना? एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इंफिनिटी रहता है। तो ये टर्म जो है दैट इज p प्लस 2q cos थीटा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन जो है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट अभी फर्स्ट कंडीशन पे जाते हैं। फर्स्ट कंडीशन, ओके, क्योंकि हमें क्या करना है? Q और R के बीच का रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो अभी P बार एंड Q बार का रिजल्टेंट कितना है? R बार है ना, तो उसका रिलेशन क्या लिख सकता हूं? एज, देखिए एज R बार इज रिजल्टेंट ऑफ P बार एंड Q बार है। ठीक है, R बार क्या है? P बार एंड Q बार का रिजल्टेंट है। तो देयरफॉर आई कैन राइट हियर, जो हमें फॉर्मूला पता है वो लिखूंगा मैं। R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। करेक्ट है ना? रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या रहता है? दैट इज R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे P बार एंड Q बार का रिजल्टेंट R बार है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो रहेगा R, उसका फॉर्मूला हमेशा क्या रहता है? R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा रहता है। ठीक है, अभी देखिए क्या करता हूं मैं। R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर, ठीक है, P स्क्वायर प्लस यहाँ पे इन दोनों टर्म में से क्या करूंगा मैं? Q स्क्वायर को पहले लेता हूं, एक मिनट, Q स्क्वायर को पहले लेता हूं, Q स्क्वायर को पहले लिखता हूं प्लस फर्स्ट टर्म एंड जो थर्ड टर्म है इनमें से क्या करूंगा? P को मैं कॉमन निकालूंगा। ओके, P को मैंने कॉमन ले लिया, तो P स्क्वायर में से क्या बचेगा? इधर P बचेगा। ओके, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म, इन दोनों टर्म में से क्या करूंगा मैं? P को कॉमन निकालूंगा, तो P स्क्वायर में से क्या बचेगा? P बचेगा, एंड 2PQ cos थीटा का P बाहर आ गया ना, तो वहां पे क्या बचेगा? 2Q cos थीटा बचेगा। अभी देखिए, तो R का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? देखिए अभी समझ में आ रहा है क्या? देखिए यहाँ पे देखिए अभी P प्लस 2Q cos थीटा क्या है? 0 है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ Q स्क्वायर प्लस P इंटू 0 हो जाएगा, ये P इंटू 0। ठीक है, सो देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ Q स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि P इंटू 0 मतलब ये 0 ही हो जाएगा। सो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? Q। दैट इज द आंसर। मतलब यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे R इज इक्वल टू Q, R इज इक्वल टू 2Q, R इज इक्वल टू Q बाई 2, या फिर R इज इक्वल टू 3Q। इस तरह से ऑप्शन रह सकते हैं। तो आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? यहाँ पे R इज इक्वल टू Q, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है क्या? देखिए, तो क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमेशा ये क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ बुक्स में आपको मिलेगा, लेकिन इसका मतलब एग्जैक्टली समझ में नहीं, सॉल्यूशन इसका एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने स्पेशली क्वेश्चन यहाँ पे लिया है और आपको समझा दिया है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या है? देखिए,
P एंड Q का रिजल्टेंट क्या है, R बार है, एंड जब Q का मैग्नीट्यूड डबल करता हूं तो न्यू रिजल्टेंट क्या आता है, P को परपेंडिकुलर आता है। इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको पता होना चाहिए, उस बार सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ये कोई क्वेश्चन आपको थ्योरी में कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं। ओके, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू नीट मेंस या फिर सीट एग्जाम। ओके, उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ये आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए। आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि P और Q का रिजल्टेंट, मतलब क्वेश्चन इस तरह से अगर है P एंड Q का रिजल्टेंट R है, एंड जब Q का मैग्नीट्यूड मतलब Q बार का मैग्नीट्यूड मैं डबल करता हूं तब न्यू रिजल्टेंट क्या होता है, P बार को परपेंडिकुलर आता है। तो R और Q के बीच में रिलेशन क्या रहेगा, इस तरह से अगर क्वेश्चन है तो आपको ध्यान में ही रखना है। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है, Q इज इक्वल टू हमेशा R ही उसका आंसर आएगा, दूसरा कोई भी नहीं आंसर आ सकता। ओके, so you will find this book in all you will find this question in all the books, that is आपने HC वर्मा लिया या फिर DC पांडे लिया या फिर और कोई बुक लिया। ओके, कोई भी बुक ले लो इस टाइप, ये दिस इज द कॉमन क्वेश्चन which you will find in all the books। ओके, so therefore ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया पढ़ाया। ठीक है, so फिर एक बार सॉल्यूशन देखिए उसका। So I am going to erase the screen now। ओके, तो अब तक हमने वेक्टर एडिशन देखा है, अब हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखने जा रहे हैं। ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अभी वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है वो आपको जो टॉपिक है दैट इज मोशन इन 2D का जो टॉपिक है वहां पे रिलेटिव मोशन की कंसेप्ट है, रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन में आपको ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन बहुत यूजफुल है। ओके, सो रिलेटिव मोशन में क्या करना पड़ता है, आपको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता है या फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है या फिर रिलेटिव वेलोसिटी निकालना पड़ता है। ठीक है, तो वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए। तो अभी हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ओके, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का एप्लीकेशन क्या है, यहां पे लिखता हूं मैं। फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू कैलकुलेट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, तो उसका फॉर्मूला भी यहां पे लिखता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यस ए बी बार। देखिए यहां पे क्या लिखा है मैंने, यस ए बी बार लिखा है, तो यस ए बी बार मतलब क्या रहेगा, यस ए बार माइनस यस बी बार रहेगा, दैट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। मतलब इधर क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बी का सब्ट्रैक्शन किया है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बी को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पे। सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन पता होना चाहिए या फिर रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी अगर हमें निकालना है तो हमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। ठीक है, अभी रिलेटिव वेलोसिटी देखिए, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, फी ए बी बार इज इक्वल टू फी ए बार माइनस फी बी बार। ओके, यहाँ पे फी ए बी बार क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी रहेगा। ओके, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब यहाँ पे सपोज ए का डिस्प्लेसमेंट, ए एंड बी आर द टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ए एंड बी आर द टू ऑब्जेक्ट्स। ए का डिस्प्लेसमेंट अगर यस ए बार है, बी का डिस्प्लेसमेंट अगर यस बी बार है, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। उसको कैसे निकालेंगे, हम एस ए बार माइनस एस बी बार करेंगे। सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी। मतलब ए का वेलोसिटी अगर हमें पता है और बी का वेलोसिटी हमें पता है तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फी ए बी बार इज इक्वल टू फी ए बार माइनस फी बी बार। या फिर ऐसा भी फॉर्मूला आ सकता है, फी बी ए बार अगर है बी ए बार तो फी बी बार माइनस फी ए बार लिखेंगे। ठीक है,
और थर्ड एप्लीकेशन ऑफ दिस वेक्टर सबट्रैक्शन इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन। रिलेटिव एक्सेलरेशन हमें अगर निकालना है, मतलब ए का एक्सेलरेशन ए बार है, बी का एक्सेलरेशन ए बी बार है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या फिर रिलेटिव टू बी कैसे निकालूंगा मैं? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी करूंगा, दैट इज ए बार माइनस ए बी बार। मतलब यहां पे हमें क्या करना पड़ता है? वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। ओके, सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ द वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अभी वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, उसका कौन सा फार्मूला आएगा, ये हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां पे मैं लिखता हूं अभी, सपोज हमें दो वेक्टर्स दिया है, दैट इज ए बार एंड बी बार, एंड उसका सब्ट्रैक्शन करना है। सपोज सी बार इज इक्वल टू क्या है? ए बार प्लस बी बार है। देखिए, सॉरी, ए बार माइनस बी बार है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सपोज सी बार इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार है, मतलब ए बार और बी बार का सब्ट्रैक्शन करके हमें सपोज क्या मिलता है? सी बार मिलता है। तो सी बार को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस माइनस बी बार भी लिख सकता हूं। ठीक है ना? देखिए, ए बार माइनस बी बार को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, ए बार प्लस माइनस बी बार। मतलब इससे आपको वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब समझ में आ जाएगा। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मतलब, देखिए यहाँ पे दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब एक्चुअली क्या करना है? दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब एक्चुअली क्या करना है? दूसरे वेक्टर का क्या करना है? डायरेक्शन अपोजिट करना है और उनका एडिशन करना है। क्योंकि देखिए बी बार एंड माइनस बी बार, ओके, दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? बी बार एंड माइनस बी बार ये क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा है। बी बार एंड माइनस बी बार क्या रहते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स रहते हैं। नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या रहता है? सेम मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन इज ओनली अपोजिट। ओके, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, डायरेक्शन ओनली क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। मतलब वंस अगेन देखिए, ए बार माइनस बी बार करना है, मतलब क्या करना है? ए बार प्लस माइनस बी बार करना है। मतलब इसका मीनिंग क्या आता है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना मतलब ही वेक्टर एडिशन करना है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना मतलब ही वेक्टर एडिशन करना है, लेकिन किसका? फर्स्ट वेक्टर एज इट इज एंड सेकेंड वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का एडिशन करना है, दैट इज नथिंग बट वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अभी देखिए डायग्रामेटिकली किस तरह से आएगा, ग्राफिकली किस तरह से आएगा। सपोज दिस इज वेक्टर ए बार है और यहाँ पे वेक्टर क्या है? बी बार है, और मुझे बताया गया कि ए बार माइनस बी बार कौन सा वेक्टर आ जाएगा? ए बार माइनस बी बार कितना आ जाएगा? तो कैसे करूंगा मैं? अभी ए बार माइनस बी बार करना है, मतलब क्या करना है? ए बार प्लस माइनस बी बार करना है ना, ए बार प्लस माइनस बी बार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए बार माइनस बी बार करना है, तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ क्या करूंगा मैं? पहले ए बार को निकालूंगा। फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ ए बार। ओके, ए बार को मैंने निकाला। ठीक है, ए बार, अभी अगर बी बार इस तरह से है तो माइनस बी बार किस तरह से आ जाएगा? माइनस बी बार मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट आ जाएगा। दिस इज माइनस बी बार, करेक्ट है ना? समझ में आया क्या? देखिए ए बार माइनस बी बार करना है, मतलब ए बार और माइनस बी बार का एडिशन करना है। एडिशन कैसे करते हैं? हम फर्स्ट वेक्टर ड्रॉ करते हैं, उसके एंड पॉइंट से सेकंड वेक्टर ड्रॉ करते हैं, उसको ही हम एडिशन बोलते हैं। करेक्ट है ना? तो ए बार और माइनस बी बार का एडिशन करने जा रहा हूं मैं, मतलब ए बार एज इट इज एंड बी बार अगर डाउनवर्ड है तो माइनस बी बार अपवर्ड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? दिस विल बी एडिशन ऑफ दिस एंड दिस, मतलब ए बार माइनस बी बार आ जाएगा। ओके, दिस विल बी ए बार माइनस बी बार। ओके, ए बार प्लस बी बार किस तरह से आ जाएगा? ए बार प्लस बी बार भी निकालता हूं यहाँ पे। दिस इज ए बार एंड दिस इज
बी बार, तो ये साइड क्या रहेगा आपका ए बार प्लस बी बार रहेगा। ठीक है, तो ए बार प्लस बी बार इस तरह से आ जाएगा इतना, और ए बार माइनस बी बार इस तरह से आ जाएगा, ए बार माइनस बी बार। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्या? देखिए, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है मतलब आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है मतलब एक्चुअली वेक्टर का एडिशन ही करना है। ओनली थिंग इज दैट सेकंड वेक्टर का हम क्या करने वाले हैं, नेगेटिव वेक्टर लेने वाले हैं और उसका एडिशन करने वाले हैं, उसी को हम बोलेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी देखिए जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला मतलब वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला है वो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए मैं लिखूंगा किस तरह से आ जाएगा। देखिए, फॉर्मूला फॉर वेक्टर सब्ट्रैक्शन, फॉर्मूला फॉर वेक्टर सब्ट्रैक्शन, फॉर्मूला फॉर वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखिए, सपोज वंस अगेन यहाँ पे दो वेक्टर ड्रॉ करता हूं, सपोज दिस इज वेक्टर ए बार एंड दिस इज वेक्टर बी बार है, ये दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, इन दोनों वेक्टर का मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। ए बार और बी बार में सपोज कितना एंगल है, सपोज थीटा एंगल है। अभी वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है मतलब क्या करना है, एंड यहाँ पे सपोज ए बार प्लस बी बार इज इक्वल, सॉरी ए बार माइनस बी बार इज इक्वल टू सपोज क्या है, सी बार है। तो मुझे क्या चाहिए, सी का फॉर्मूला चाहिए। ए बार माइनस बी बार क्या है, सी बार है, तो सी का मुझे फॉर्मूला चाहिए, मतलब सब्ट्रैक्शन का आंसर चाहिए। तो ए बार माइनस बी बार करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए बी बार इस तरह से है तो माइनस बी बार यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बी योर माइनस बी बार। ठीक है, माइनस बी बार। अभी ए बार और बी बार में एंगल थीटा है, तो ए बार और माइनस बी बार में एंगल कितना आ जाएगा, बता सकते हैं क्या? देखिए, ए बार और बी बार में एंगल अगर थीटा है तो ए बार और माइनस बी बार मतलब डायरेक्शन ओनली क्या किया है, बी बार का डायरेक्शन ओनली अपोजिट किया है, तो यहाँ पे एंगल आ जाएगा 180 माइनस थीटा। ओके, यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, दैट इज 180 माइनस थीटा आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। समझ में आ रहा है क्या? अभी ए बार और बी बार का एडिशन अगर करना है, एडिशन करना है तो फॉर्मूला क्या रहता है, लिखता हूं मैं स्क्वायर रूट ऑफ ए दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखता हूं। अभी मुझे एडिशन किसका करना है, सब्ट्रैक्शन का करना है, मतलब एडिशन किसका करना है, ए बार और माइनस बी बार का एडिशन करना है। तो यहाँ पे सी का जो मतलब सब्ट्रैक्शन का जो आंसर आ जाएगा तो इस तरह से मुझे लिखना पड़ेगा, सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब माइनस बी का स्क्वायर किया तो वो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा ना। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ क्या आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है मतलब एंगल किस में लेना है हमें, ए बार और माइनस बी बार के बीच में एंगल लेना है, तो cos ऑफ क्या लिखूंगा, 180 माइनस थीटा लिखूंगा, 180 माइनस थीटा। तो सी का फॉर्मूला आ जाएगा, मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा मतलब माइनस cos थीटा रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2ab cos थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेक्टर सब्ट्रैक्शन, दिस इज फॉर्मूला फॉर वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? देखिए, तो दो फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद रखने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा है, दैट इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर का जो मतलब रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला रहेगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। ठीक है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा रहता है। और हमें अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2p cos थीटा करना है। मतलब क्या याद में रखना है, एडिशन करना है तो प्लस साइन यहाँ पे लिखना है, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन करना है तो यहाँ पे माइनस साइन लिखना आपको पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस। ओके, क्या है देखिए, इफ
मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार है मतलब क्या है, दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा, देखिए देन c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके, माइनस 2, देखिए a मतलब a इज इक्वल टू b अगर है मतलब मैग्नीट्यूड, यहाँ पे देखिए वेक्टर्स कैसे लिखते हैं a बार से, और मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ओनली बाय यूजिंग साइन a, ये याद में आपको रखना है। मैं मतलब ओनली लेटर a लिखा तो उसका मीनिंग क्या होता है, हमने ओनली मैग्नीट्यूड लिखा है, उसका वैल्यू लिखा है, ठीक है, और a बार मतलब वो कंप्लीट वेक्टर हमने लिखा है, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों लिखा है। अगर a इज इक्वल टू b है, a इज इक्वल टू b मतलब मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का अगर सेम है लेकिन डायरेक्शन अगर सेम नहीं है तो सब्ट्रैक्शन कितना आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा इनटू cos थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा, तो c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर मैंने अगर कॉमन लिया, 2a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा बचेगा, ठीक है ना, 2a स्क्वायर कॉमन लिया मतलब इसको 2a स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा और इसको 2a स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 2a स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 बचेगा और इस टर्म को 2a स्क्वायर से डिवाइड किया तो cos थीटा बचेगा इधर, सो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर एज इट इज। अभी देखिए 1 माइनस cos थीटा, मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला है, 1 माइनस cos थीटा रहता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 रहता है, ओके, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस cos थीटा। अभी देखिए ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, 1 प्लस cos थीटा एंड 1 माइनस cos थीटा। लास्ट टाइम हमने एडिशन में 1 प्लस cos थीटा देखा था, एडिशन में हमने स्पेशल केसेस जो है वहां पे देखा था 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला देखा था, अभी हम 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला देख रहे हैं। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या है बताइए मुझे, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 था, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 दैट इज 1 प्लस cos थीटा, एंड 1 माइनस cos थीटा क्या आता है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 आता है। अभी यहाँ पे सभी का स्क्वायर रूट मैं निकाल सकता हूँ, 2 और 2 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 2, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a एंड sin स्क्वायर थीटा बाय 2 का क्या हो जाएगा, sin थीटा बाय 2 आ जाएगा, sin थीटा बाय 2, सो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a sin थीटा बाय 2 आ जाएगा। मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन के ये दो फार्मूले इंपॉर्टेंट है, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला, दिस इज द सेकंड फार्मूला, ओके। अभी कितना आपको समझ में आ रहा है, देखिए 100% सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, फर्स्ट टाइम आपको शायद 50% समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे टाइम पास होगा, टाइम जैसे पास होगा, ओके, और जैसे आप रिपीटेडली इस टॉपिक का रिवीजन करोगे, ये वीडियोस आप जब रिपीटेडली देखोगे तो आपको ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं अभी बता रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि कुछ आज मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लिए हैं, डिफिकल्ट कंसेप्ट थोड़े से पढ़ाए हैं, तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपको 10% ही समझ में आ गया, 20% ही समझ में आ गया, तो पेशेंस मत खोइए, ओके। सो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो इजी होता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा रिवीजन, रिपीटेशन एंड रिपीटेशन करना पड़ेगा। मैं हर लेक्चर में आपको ये बता रहा हूँ, ओके। सो फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपीटेशन, उसको पहले अंडरस्टैंड कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा रिपीट कीजिए, मतलब जब आपका 3 टाइम्स 4 टाइम्स रिवीजन होता है तभी आपको ये चीजें थोड़ा सा सिंपल लगती है, ठीक है। तो मैंने आज जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं या फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट देखा है, ये रिपीटेडली, ये इसका वीडियो आप रिपीटेडली देखिए, रिपीटेडली रिवाइज कीजिए तो आपको बहुत इजी लगेगा। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू टाइम एंड रिपीटेशंस, थोड़ा सा टाइम जाने दीजिए और रिवीजन कंटिन्यूअसली करते रहिए, फिजिक्स आपको बहुत इजी सब्जेक्ट लगेगा, ओके। पेशेंस मत खोइए, ऐसा सभी स्टूडेंट के साथ होता है, फर्स्ट टाइम आप जब पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है,
मुझे ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ऐसा लगता है। ओके, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड का जो लेवल था यहाँ पे था, अभी अब आप इस लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जंप करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगा, थोड़ा सा परेशानी आएगा। ओके, तो पेशेंस मत खोइए और कीप ऑन ट्राइंग, यू विल डेफिनेटली सक्सेसफुल। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन का दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने देखा है। सो अभी ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में अगर कुछ समझ में नहीं आया तो एटलीस्ट फार्मूला तो ध्यान में रखिए। कौन सा फार्मूला ध्यान में रखना है? पहले तो हमने क्या पढ़ा था कि रिजल्टेंट 0 होने के लिए मिनिमम कितने वेक्टर्स चाहिए, ठीक है, आइदर 2 चाहिए या फिर 3 चाहिए या फिर 4 चाहिए, ऐसा हमने पढ़ा था। ठीक है, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स है तो मिनिमम 2 चाहिए, अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स है तो मिनिमम 3 चाहिए, और अनइक्वल मैग्नीट्यूड के नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो मिनिमम 4 चाहिए, तभी रिजल्टेंट 0 आ सकता है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बहुत डिफिकल्ट है क्या? नहीं है डिफिकल्ट। उसके बाद हमने दो बेस्ड ऑन डायग्राम दो क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन तो बहुत इजी था, मतलब ए बार बी बार और बीच वाला सी बार था, तो उसमें डायरेक्टली आपको डायग्राम देख के ही पता चल जाता है कि ए बार और बी बार का जो रिजल्टेंट रहेगा वो सी बार का 2 टाइम्स रहेगा, ये आपको समझ में आता है। और उसके बाद एक क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्ट है, वो थोड़ा सा रिपीट कीजिए। और वो क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखिए। किस तरह से ध्यान में रखना है? पी बार और क्यू बार का रिजल्टेंट सपोज आर बार है, एंड यहाँ पे हमने क्यू बार को डबल किया, तो जो नया रिजल्टेंट आने वाला है वो क्या होता है? पी बार को परपेंडिकुलर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको याद में रखना है? यहाँ पे हमेशा R इज इक्वल टू क्यू आता है, ये तो आपको ध्यान में रह सकता है। और किस तरह से आता है, कैसा उसका प्रूफ आता है, तो थोड़ा सा उसका रिपीटेशन कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ा है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है? वंस अगेन देखिए, वेक्टर सब्ट्रैक्शन एक्चुअली एडिशन ही है। ओके, मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही यूज करना पड़ता है, या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही करना पड़ता है। लेकिन उसमें क्या करना है? एक चेंज करना है। सिर्फ क्या चेंज करना है? जो दूसरा वेक्टर रहेगा, मतलब ए बार माइनस बी बार है, तो बी बार जो है उसका क्या करना पड़ेगा? हमें डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट लेना है। ए बार माइनस बी बार करना है, मतलब ए बार प्लस माइनस बी बार करना है। मतलब एक्चुअली क्या करना है? You are going to draw first vector, and from the end point of the first vector you are going to draw second vector in opposite direction. तब जो तीसरा साइड हमें मिलेगा वो क्या रहेगा? दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन रहेगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? वंस अगेन देखिए, ए बार माइनस बी बार हमें अगर करना है तो पहले ए बार वेक्टर ड्रॉ कीजिए, और उसके एंड पॉइंट से बी बार नहीं ड्रॉ करना है, हमें माइनस बी बार ड्रॉ करना है। माइनस बी बार ड्रॉ करना है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जो भी डायग्राम में आपको बी बार का डायरेक्शन मिलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करना है। मैग्नीट्यूड उतना ही, ओनली डायरेक्शन अपोजिट। और तीसरा साइड जो हमें मिलेगा दैट इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद वेक्टर सब्ट्रैक्शन का जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, वेक्टर एडिशन का फार्मूला क्या होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का फार्मूला सिमिलर है, ओनली कहां चेंज होता है? उस माइनस साइन में, प्लस माइनस साइन में चेंज होता है। एडिशन का फार्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा है एडिशन का। ओके, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा है। एंड सब्ट्रैक्शन का क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा है। ये आपको, ये चीज सिर्फ आपको ध्यान में रखनी है। ओके, इट इज वेरी सिंपल। एंड यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन में, वेक्टर एडिशन में आपको एक स्पेशल केस पता है, मतलब दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो फॉर्मूला क्या आता है? 2a cos थीटा बाई 2 आता है। मतलब दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और एडिशन करना है, तो शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? 2a या फिर 2p, वहां पे था 2p cos थीटा बाई 2 था। और दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और सब्ट्रैक्शन करना है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2a या फिर 2p sin थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? देखिए,
हाँ, अभी देखिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन इज लाइक दिस, if a vector phi bar is rotated by angle theta, क्वेश्चन क्या है देखिए, if a vector phi bar is rotated by angle theta, then change in that vector ठीक है, ये क्या आ जाएगा, इसका हमें सॉल्यूशन लेना है, निकालना है। मतलब एक फी बार एक वेक्टर है, उसको क्या किया है मैंने, थीटा एंगल से थोड़ा सा रोटेट किया, थोड़ा या फिर ज्यादा रोटेट किया है। तो रोटेट करने के बाद उस वेक्टर में चेंज कितना आ जाएगा, हाउ मच विल बी द चेंज इन दैट वेक्टर, हमें निकालना है। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द वेक्टर सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, सपोज वेक्टर इनिशियली लाइक दिस, सपोज इनिशियली वेक्टर कैसा है, इस तरह से, दैट इज फी बार है। ओके, एंड मैंने क्या किया, इसको थीटा एंगल से रोटेट किया। ओके, थीटा एंगल से रोटेट किया है। तो फी बार का सपोज फी डैश बार होता है, मतलब देखिए वेक्टर अगर मैं रोटेट करता हूं तो वेक्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब ये इनिशियल वेक्टर रहेगा, दिस इज फर्स्ट वेक्टर, दैट इज इनिशियल वेक्टर, एंड थीटा एंगल से रोटेट करने के बाद ये सेकंड वेक्टर हो जाएगा। अब ये दोनों वेक्टर सेम है क्या, दोनों वेक्टर इक्वल है क्या, इक्वल वेक्टर्स, दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स नहीं है, क्योंकि हमेशा ध्यान में रखिए वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ओके, two vectors are said to be equal vectors only when they have equal magnitude and same direction। यहाँ पे फी बार को जब रोटेट, मतलब किसी भी वेक्टर को जब हम रोटेट करते हैं तो वेक्टर क्या होता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन दैट वेक्टर निकालना है, मतलब दैट इज डेल्टा वी बार हमें निकालना है। डेल्टा वी बार कितना आ जाएगा वो हमें निकालना है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ किस तरह से हो सकता है, देखिए डेल्टा वी बार क्या आ जाएगा, डेल्टा वी बार विल बी, मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ कैसे निकालना पड़ेगा, चेंज मतलब कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, चेंज मतलब क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, हमेशा चेंज मतलब फाइनल। सो दिस इज फाइनल, दिस इज इनिशियल। वंस अगेन देखिए, जब कोई वेक्टर हम रोटेट करते हैं तो सेम क्या रहता है और चेंज क्या होता है। जब कोई वेक्टर हम रोटेट करते हैं तो मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगा, मतलब वेक्टर बदल जाएगा। ओके, सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन अ वेक्टर इज रोटेटेड, वेक्टर चेंजेस बट मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम। ओके, सो चेंज इन वेक्टर मतलब डेल्टा वी बार लेना है मुझे। तो डेल्टा वी बार मतलब क्या है, फाइनल माइनस, चेंज कैसे निकालते हैं हमेशा देखिए, ये ध्यान में रखिए, चेंज किसी भी चीज की हमें चेंज अगर निकालनी है, चेंज मतलब क्या रहता है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा देखिए। ठीक है, अभी ये फी बार है, इनिशियल वेक्टर है, रोटेट करने के बाद थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज मैंने उसको रोटेट किया, तो वो क्या हो जाएगा, फी डैश बार हो जाएगा। सो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर करने के लिए बाय ट्रायंगल लॉ क्या करना पड़ेगा, मुझे फाइनल वेक्टर पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज फी डैश बार, उसके एंड पॉइंट से क्या करना है, एडिशन करना है तो सेम डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ करना है, सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मुझे वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, दैट इज ये क्या हो गया, माइनस फी बार हो गया, और ये साइड क्या आ जाएगा फिर, this side will be your, that is phi dash bar minus phi bar, that is change in vector। ठीक है, चेंज इन वेक्टर, अभी यहाँ पे चेंज इन वेक्टर निकालना है, तो अभी दोनों वेक्टर क्या रहेंगे, इनिशियल वेक्टर एंड फाइनल वेक्टर, उनमें सेम क्या रहेगा, वन सेकेंड बोलिए, सेम क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ओके,
अभी ये दो वेक्टर है, ये दो जो वेक्टर है उनका मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। मतलब ये ग्राफिकली हो गया सब्ट्रैक्शन, ग्राफिकली चेंज इन वेक्टर, मतलब डेल्टा भी इस तरह से आ जाएगा। ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया। अभी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मुझे करना है, मतलब फार्मूला इसका निकालना है। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनका मुझे अगर सब्ट्रैक्शन करना है, दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और सब्ट्रैक्शन करना है, तो कौन सा फार्मूला है, दिस इज द फार्मूला। तो यहाँ पे चेंज इन फी बार, चेंज इन फी बार का फार्मूला मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, दैट इज 2 फी साइन थीटा बाय 2 लिखूंगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने सब कुछ डेरिवेशन किया है, तो फिर से मुझे डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए पहला वेक्टर फी बार है, दूसरा वेक्टर रोटेट करने के बाद मैग्नीट्यूड तो उतना ही रहेगा, मतलब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फी है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी फी है, ओनली डायरेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उनका इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स अगर है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर है और उनका सब्ट्रैक्शन मैंने किया, तो फाइनल फार्मूला क्या आता है, 2a sin theta by 2। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा 2v sin theta by 2। एंड here there is one more condition, if थीटा स्मॉल है, थीटा अगर स्मॉल एंड रेडियन में है, अगर एंगल ये और एक चीज है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग जो अनेक चैप्टर में हमें लगने वाला है। अगर एंगल स्मॉल होता है और रेडियन में होता है, एंगल क्या होता है, स्मॉल होता है और रेडियन में होता है, तो क्या होता है, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा बाई 2 ही आता है। मतलब एंगल स्मॉल है, मतलब इफ थीटा स्मॉल है तो थीटा बाई 2 भी स्मॉल ही रहेगा ना। तो एंगल स्मॉल रहता है और रेडियन में रहता है, तो साइन ऑफ दैट एंगल इज इक्वल टू दैट एंगल ही आता है। ये हम न्यूमेरिकली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू थीटा बाई 2। तो यहाँ पे स्मॉल एंगल में अगर वेक्टर को रोटेट किया है, तो फाइनल फॉर्मूला हमारा आ जाएगा चेंज इन फी बार इज इक्वल टू 2 फी। अभी देखिए 2 फी साइन थीटा बाई 2 मतलब क्या लिख सकता हूँ, थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, दैट इज 2 अभी कैंसिल हो जाएगा, फी इंटू थीटा आ जाएगा। ओके, मतलब अगर एक फी मैग्नीट्यूड का वेक्टर है और वो मैं वेरी स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट करता हूँ, स्मॉल एंगल, ऐसा क्वेश्चन में है, तो चेंज इन दैट वेक्टर क्या आ जाएगा, फी इंटू थीटा, ये ध्यान में रखना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेम्बर्ड। ओके, यहाँ पे फी मैग्नीट्यूड का अगर एक वेक्टर है और उसको मैंने थीटा एंगल से रोटेट किया, वो स्मॉल है ऐसा कुछ अगर बताया नहीं है, तो चेंज इन वेक्टर क्या आता है, 2v sin थीटा बाई 2। ओके, फी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है, उसको थीटा एंगल में रोटेट किया, तो चेंज इन दैट वेक्टर कितना आता है, 2v sin थीटा बाई 2 आता है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन। और ऐसा क्वेश्चन आ गया, सपोज फी मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है और उसको मैंने स्मॉल एंगल से रोटेट किया, स्मॉल एंगल मतलब कितना, अप टू 10 डिग्री तक मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो चेंज इन दैट वेक्टर क्या आता है, फी इंटू थीटा आता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इंटू एंगल, लेकिन एंगल इसमें चाहिए, रेडियन में उसका वैल्यू होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन। डिग्री में अगर इधर लिया और मल्टीप्लिकेशन किया तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। सो चेंज इन दैट वेक्टर 2v sin थीटा बाई 2 भी आता है या फिर फी इंटू थीटा भी आता है, स्मॉल है तो फी इंटू थीटा, बट कंडीशन इज दैट थीटा मस्ट बी इन रेडियन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज लेक्चर। आपको कितना समझ में आया देखिए, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो रिपीट कीजिए, रिपीट इट एंड रिपीट इट, ठीक है। और उसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे, कोई भी उसमें डाउट है, क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज लेक्चर। ओके, बाय एंड हैव अ नाइस डे।